हे गाइस, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये लेक्चर 3 है। आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लौट कर आए। उम्मीद है आपको लेक्चर 1 और 2 पसंद आए होंगे, आपको सही से समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं क्विक रिवीजन से। हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होती है। साथ में हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर स्मॉलेस्ट सेल मेल स्पर्म होता है, लार्जेस्ट सेल ह्यूमंस के अंदर फीमेल ओवम होता है या फीमेल एग होता है। इसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी। आगे हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स सेल के 2 प्रकार होते हैं। हमने न्यूक्लियस के आधार पर सेल को 2 भागों में बांटा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। डीएनए के पास कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती है, ना ही डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। साथ में हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा कोई और सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। राइबोसोम 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम के अलावा मेम्ब्रेन लेस प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो उसके साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन के लिए मीजोसोम स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर ही होते हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी बातें की थी। तो देखते हैं कुछ डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब आते हैं हमारा आज का टॉपिक यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं बच्चों जिनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी इनके जेनेटिक मटेरियल के पास अपनी ओन बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है। इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के बारे में हमने लेक्चर 2 में भी देखा था। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ये क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर्स को वंशागत करने का काम करते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम आते हैं वो मम्मी पापा से आते हैं, इसलिए उनके कैरेक्टर्स हमसे मिलते हुए होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स को 2 भागों में बांटा गया था। पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी एक कोशिकीय जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स का दूसरा प्रकार होता है मल्टीसेल्युलर, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी हमने 2 भागों में बांटा था। पहले विद सेल वॉल और दूसरे विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें प्लांटी और फंजाई किंगडम आते हैं। विदाउट सेल वॉल में जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसमें एनिमेलिया किंगडम आता है। हालांकि इस चैप्टर में हम केवल 2 किंगडम्स के बारे में बात करेंगे या 2 प्रकार की सेल्स के बारे में बात करेंगे, वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स कहलाते हैं। और इस प्रकार की सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ही क्रोमोसोम बनाते हैं। तो बच्चों, यूकैरियोटिक के अंदर 4 किंगडम्स शामिल होते हैं: प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ये बच्चों एक टिपिकल एनिमल सेल है। आगे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी
वो प्लांट सेल होगी, आगे हम बात करेंगे, और जिसके पास नहीं होगी वो एनिमल सेल होगी। हालांकि सेल वॉल फंजाई के पास भी होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। आगे आते हैं और पॉइंट्स पर। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हमने पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, तो उनके पास केवल राइबोसोम प्रेजेंट था, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, और इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल ऑर्गेनेल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट क्या होता है? हम ऐसे समझते हैं कि हमारे घर में गेस्ट रूम जो होता है उसको हमने दीवारों से सेपरेट किया होता है। हमारा रूम सेपरेट होता है, किचन सेपरेट होती है, क्योंकि उनके पास अपनी बाउंड्री होती है। तो किचन में जो वर्क हो रहा होता है उसका इफेक्ट हम पे नहीं पड़ता। हमारे गेस्ट रूम में अगर गेस्ट बैठे होते हैं तो हमारे रूम तक उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि गेस्ट रूम और हमारे रूम के बीच में दीवार होती है, तो दीवार सेपरेट करके रखती है। इसी तरह से सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके पास अपनी बाउंड्री होती है ताकि उनके वर्क में कोई और इफेक्ट ना कर सके। क्योंकि बच्चों, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उन सभी के अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे हम लाइसोसोम की बात करें तो उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसके एंजाइम्स पूरी सेल को नष्ट करने की पावर रखते हैं, इसलिए उसकी अलग मेम्ब्रेन बनाई गई है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड बनाने का वर्क करता है। तो इनके वर्क में कोई इफेक्ट किसी और का ना हो, इसलिए इनके ऊपर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इसी कोई इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट कहते हैं, यानी हर कोशिकांग की अपना मेम्ब्रेन का होना। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बच्चों, इंसानों में क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं 23 पेयर्स के रूप में। तो एक डायग्राम क्रोमोसोम का भी देख लेते हैं। यह है क्रोमोसोम जो डीएनए के कंडेंस होने पर बना है हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। तो हिस्टोन प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्रोमोसोम को बनाने के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, इसलिए उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ था। तो बच्चों, एक और डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम है एक प्लांट सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स का। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें 80s राइबोसोम पाया जाता है, और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मोस्टली वहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये जिस प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसको फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भेज दिया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उस प्रोटीन को पैक करके सेल के बाहर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये सब साथ मिलकर वर्क करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के पास फ्लैजिला होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के फ्लैजिला की तरह सिंपल नहीं होता। इसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं और 2 सेंट्रल फिब्रिल्स होते हैं। फिब्रिल्स जिला को बनाने वाली यूनिट होती हैं। एक डायग्राम इसका भी देखते हैं, आपको आसानी होगी थोड़ा समझने में। तो ये है बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजिला। तो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा इवॉल्व होती हैं। उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वो अपने आप में ही सक्षम होती हैं अपना जीवन जीने के लिए। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल्स भी अपना जीवन स्वयं जी सकती हैं और जीती भी हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं, तो वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण होते हैं।
तो यूकैरियोटिक सेल्स में आने वाली प्लांट सेल की कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हम देख लेते हैं। तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो एक कठोर आवरण होता है, वो सेल को सुरक्षा प्रदान करने का वर्क करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है जो करेंसी ऑफ सेल होती है, यानी सेल में कुछ भी वर्क कराने के लिए या पूरे प्लांट में ही किसी भी वर्क को कराने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सेल में। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का एक मुख्य करैक्टर होता है, ये फूड बनाने का काम करता है। तो बच्चों, प्लांट्स में जो फूड बनता है हम भी उसी पर निर्भर हैं। केवल प्लांट्स ही ऐसे जीव होते हैं जो भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। इस पृथ्वी के सभी एनिमल्स उन्हीं पौधों पर निर्भर होते हैं, प्लांट्स पर निर्भर होते हैं फूड के लिए। इसके अलावा प्लांट सेल में लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम अगले आने वाले लेक्चरों में ढेर सारी बातें करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरे मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।